अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे लिसनर्स। आज हम एक न्यू सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, हैरी पॉटर सीरीज़। मुझे मतलब ये सीरीज़ बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके नॉवेल्स जो हैं वो मुझे मतलब मूवीज़ से भी ज़्यादा पसंद हैं। तो मैं ये रीड करना चाहती हूँ ताकि मेरी तरह मेरे जो लिसनर्स हैं उनको भी ये अच्छी लगे। और सो चलिए हम इसे शुरू कर लेते हैं और इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता करके हम इनको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास है वो है हैरी पॉटर और पारस के पत्थर का राज़। मुसन्निफ़ा इसकी हैं जेके रोलिंग, ठीक है। सबसे पहला जो बाब है वो शुरू कर लेते हैं इसका, लड़का जो कि बच गया, ठीक है। पहले बाब का यही नाम है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला बाब, लड़का जो बच गया। प्राइवेट स्ट्रीट के मकान नंबर 4 में रहने वाले मिस्टर और मिसेस ड्रिज़ली बड़े फ़ख्र से कहा करते थे, हम तो पूरी तरह के मिसाली लोग हैं। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि उनका इस किस्म के पुरस्रार या सनसनीखेज़ ख़्यालात से पाला पड़ सकता था। शायद उसकी वजह यही थी कि वो लोग इस किस्म की बेतुकी बातों से हमेशा अपना दामन बचाए रखते थे। मिस्टर ड्रिज़ली ग्रिंगिस नामी कंपनी के सरबराह थे, जो खुदाई का काम करती थी। वो खासे मोटे और कबील जैसा शख्स थे और उनकी गर्दन तो जैसे थी ही नहीं। हालांकि उनकी मूछें बहुत बड़ी और घनी थीं, जबकि मिस्टर ड्रिज़ली के मुकाबले में मिसेस ड्रिज़ली सुनहरे बालों वाली दुबली पतली खातून थीं और उनकी सुराहीदार गर्दन मामूल से करीबन दुगनी लंबी दिखाई देती थी। इत्तफाक के बाद कह सकते हैं कि ये लंबी सुराहीदार गर्दन इनके लिए बड़ी काम की चीज़ थी, क्योंकि वो अक्सर अपने बागीचे की बाड़ के दूसरी तरफ ताक झाँक करने और पड़ोसियों की टोह में रहने में अपना बेशतर वक्त बर्बाद किया करती थीं। और उनका छोटा सा बेटा भी था जिसका नाम डडली था। मिस्टर और मिसेस ड्रिज़ली का ये हतमी फैसला था कि डडली से प्यारा, उम्दा और होनहार बच्चा पूरी दुनिया में कहीं पैदा नहीं हो सकता। इनके पास वो सब कुछ था जिसकी वो ख्वाहिश रखते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक गहरा राज छुपा हुआ था, जो इन्हें हमेशा खौफज़दा किए रखता था। उन्हें हर वक्त ये खौफ सताता रहता था कि कहीं लोगों पर ये राज मुनकशिफ ना हो जाए। वो इस बात का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि अगर किसी को पॉटर घराने के साथ उनके रिश्तेदारी की भनक पड़ गई तो फिर क्या होगा। मिसेस पॉटर मिसेस ड्रिज़ली की सगी बहन थी, लेकिन वो कई सालों से एक दूसरे से नहीं मिली थी। सच्ची बात तो ये थी कि मिसेस ड्रिज़ली सबको यही बात बताती थी कि उनकी कोई बहन है ही नहीं। इसकी वजह ये थी कि उनकी बहन और उसका निकम्मा शौहर हर लिहाज से उनसे अलग थलग थे, जितना अलग थलग होना मुमकिन था। ये सोच कर ही मिस्टर और मिसेस ड्रिज़ली के होश उड़ जाते थे कि अगर मिस्टर और मिसेस पॉटर कभी भूले से भी उनके मोहल्ले में आ गए तो उनके पड़ोसी क्या सोचेंगे। वो जानते थे कि उनका छोटा सा बेटा भी था, लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा था उस बच्चे को भी। एक बड़ी वजह कहा जा सकता था जिसके बायस वो हमेशा पॉटर घराने से दूर रहते थे। शायद वो उस बच्चे के असरात से अपने होनहार डडली को महफूज रखना चाहते थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि उनका होनहार बेटा कभी उस किस्म के बच्चों से मेल जोल ना रखे। हमारी कहानी वहां से शुरू होती है जब मिस्टर और मिसेस ड्रिज़ली इस बोझल और उदास मंगल के दिन सोकर बेदार हुए थे। बादलों से भरे हुए आसमान को देखकर कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि पूरा मुल्क अजीबो-गरीब किस्म के भयानक हादसात की लपेट में आने वाला है। मिस्टर ड्रिज़ली ने गुनगुनाते हुए दफ्तर जाने की तैयारी शुरू कर दी और अलमारी में से सबसे बेजार कुन टाई निकाली। मिसेस ड्रिज़ली चहकते हुए इधर-उधर की बातें करती रहीं। उसके साथ-साथ वो गुलगुला मचाते हुए नन्हे डडली को ऊंची कुर्सी पर बिठाने की कोशिश में उसके साथ जोरदार किस्म की कुश्ती भी करती हुई दिखाई दे रही थी। उनमें से किसी को भी वो दिल दहला देने वाला मंजर नहीं दिखाई दे पाया कि एक बड़ा सा उल्लू अपने परों को जोर से फड़फड़ाता हुआ अ, उनके सामने ये यहाँ से कट है शायद, कुछ यहाँ से मिसिंग है। चलें आगे से पढ़ लेते हैं फिर। अपना दफ्तरी ब्रीफ केस उठाया, बेढंगी सी मुस्कुराहट से अपनी बीवी को अलविदा कहा और झुककर अपने बेटे डडली का गाल चूमने की कोशिश की, मगर इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा, क्योंकि डडली इस वक्त झंझलाया हुआ दिखाई दे रहा था और अपना नाश्ता बुरी तरह इधर उधर पटक रहा था। शैतान कहीं का, मिस्टर ड्रिज़ली ने घर से निकलते लाड़ भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकले और अपनी कार में बैठ गए।
फिर मकान नंबर 4 की पोर्च से बाहर निकल आए। सड़क के मोड़ पर मिस्टर ड्रिजली को पहली जिस गैर मामूली चीज ने चौंका दिया वो एक बिल्ली थी, जो एक बड़े स्ट्रीट बोर्ड पर लगे हुए कॉलोनी के नक्शे को पढ़ने में महत्व थी। एक लम्हे के लिए तो मिस्टर ड्रिजली ये समझ नहीं पाए कि उन्होंने क्या देखा था। फिर उन्होंने सर झटका और दोबारा उसी सिमत में देखा। एक भूरी बिल्ली प्राइवेट स्ट्रीट के मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन नक्शा कहीं नहीं दिखाई दे पाया। उनके दिमाग में भी कैसे कैसे अनोखे ख्यालात जन्म लेते रहते हैं। मुमकिन है तेज चमक की वजह से उनकी निगाहों को धोखा हुआ हो। मिस्टर ड्रिजली ने आंखें झपकाईं और बिल्ली को घूरा। बिल्ली ने भी पलटकर उन्हें घूरना शुरू कर दिया। जब मिस्टर ड्रिजली मोड़ पर घूमे और सड़क पर आगे बढ़े तो उन्होंने ना चाहते हुए भी कार के आईने से उकबी सिमत निगाह डाली। बिल्ली अब भी साइन बोर्ड को पढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिस पर बड़े बड़े हरूफ में प्राइवेट स्ट्रीट लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। नहीं, नहीं, वो महज साइन बोर्ड को घूर रही थी। बिल्लियां तो नक्शा देख सकती थी, ना ही साइन बोर्ड पढ़ सकती थी। मिस्टर ड्रिजली ने अपने कंधे उचकाए और बिल्ली को अपने दिमाग से बाहर निकाल दिया। जब वो शहर की तरफ बढ़े तो उनके दिमाग में कोई परेशानी बाकी नहीं रही थी। उनका जहन खुदाई के काम के इस ऑर्डर के बारे में सोचने में मसरूफ था, जो उन्हें उस दिन मिलने की तवक्को थी। शहर के नजदीक पहुंचने पर उन्होंने कुछ ऐसा अजीब मंजर देखा कि खुदाई वाला मामला दिमाग से महव होकर रह गया और उनका चेहरा अजीब से अंदाज में भिंच गया। हर सुबह की तरह वो आज भी ट्रैफिक के हजूम में फंस चुके थे। उनका ध्यान सिर्फ इस तरफ मबजूल होता चला गया कि आज लोग खिलाफे मामूल कुछ अजीब किस्म का लिबास पहनकर घूम रहे थे। लंबे चौकों में मलबूस लोग हर तरफ कसीर तादाद में चलते फिरते दिखाई दे रहे थे। खास बात यह थी कि मिस्टर डिजली हमेशा से ही अजीब और बेढंगे लिबास पहनने वाले लोगों को नापसंद करते थे। आजकल के जवान लड़के लड़कियां भी कैसे कैसे ऊट पटांग कपड़े पहनते हैं। यकीनन ये कोई हमाकत भरा नया फैशन होगा, उन्होंने नागवारी से सोचा। उन्होंने अपनी उंगलियों से स्ट्रेटिंग पर तबला बजाने की कोशिश की। उस वक्त उनकी निगाह करीब खड़े कुछ अजीब लिबास के लोगों के ग्रोह पर पड़ी। इन लोगों के चेहरों पर अजीब ताज्जुब और फिक्रमंदी के जज्बात झलक रहे थे। वो आपस में सरगोशियों के अंदाज में कानाफूसी कर रहे थे। मिस्टर ड्रिजली का पारा उस वक्त तो आसमान से बातें करने लगा जब उन्होंने ये देखा कि इस ग्रोह में मौजूद अफराद तो किसी तरह से भी नौजवान नहीं दिखाई देते थे। अरे, इस आदमी की उम्र तो मुझसे भी ज्यादा होगी और उसे शर्म नहीं आती। वो शौक सब्ज रंग का चोगा पहने हुए है। इसे नौजवानों को उम्दा इखलाक सिखाने की जरूरत होना चाहिए थी। उसकी जरूरत कैसे हुई ऐसा लिबास पहनने की। उस वक्त मिस्टर ड्रिजली के जहन में ये ख्याल नमूदार हुआ कि मुमकिन है उस लिबास का ताल्लुक किसी अहमकाना इश्तिहारी कंपनी से हो, जो लोगों की तवज्जो को अपनी किसी बाजारी मसनूआत की तरफ मबजूल कराना चाहती हो। ये भी मुमकिन है कि ये लोग किसी मुहिम के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए ये बहरूप इख्तियार किए हुए हों। हाँ हाँ, यकीनन कुछ ऐसी ही बात होगी, मिस्टर ड्रिजली ने खुद को तसल्ली दी। उसी लम्हे ट्रैफिक रिंगने लगी। कुछ ही देर बाद वो अपनी गाड़ी दफ्तर के पार्किंग लॉन में खड़े करते हुए दिखाई दिए। उनका जहन एक बार फिर तमाम बातों से हटकर खुदाई के काम में उलझ चुका था। वो उस ऑर्डर के हसूल के लिए बेचैन हो रहे थे। मिस्टर ड्रिजली नवी मंजिल पर अपने दफ्तर में हमेशा खिड़की की तरफ बैठकर पीठ करके बैठा करते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो इस सुबह इन्हें खुदाई के काम पर अपना ध्यान जमाए रखने में बेहद दुश्वारी का सामना होता। वो भरी दोपहर को शहर की फिजा में तेजी से मंडलाते हुए उल्लुओं को नहीं देख पाए थे, लेकिन नीचे सड़क पर खड़े राहगीर इन उल्लुओं को देखकर हैरानो परेशान थे। जब एक के बाद एक उल्लू तेजी से पर फड़फड़ाते हुए इधर उधर उड़ते चले गए, लेकिन राहगीर उनकी तरफ उंगलियों से इशारा कर रहे थे और कुछ लोग तो हैरत से मुंह भाड़े तकते रह गए। उनमें से ज्यादातर अफराद ने तो रात में भी कभी उल्लू नहीं देखे थे। बहरकाफ मिस्टर ड्रिजली की सुबह हस्बे मामूल अंदाज में गुजर गई, जिसमें उल्लुओं का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उन्होंने दफ्तर के 5 मुलाजमीन की डपट की, जरूरी टेलीफोन किए और वो फोन पर भी हस्बे आदत चीखते चिल्लाते रहे। दोपहर के के वक्त तक वो बहुत खुशगवार दिखाई दे रहे थे। खाने के बारे में उन्होंने सोचा कि वो सामने सड़क के दूसरी तरफ वाक़या बेकरी की दुकान से अपने लिए मीठी डबल रोटी ले आए। इस तरह पैरों को सीधा होने का मौका मिल जाएगा। वो चौगों में मलबूस अफराद के बारे में बिल्कुल भूल चुके थे। बेकरी की तरफ जाते हुए मिस्टर ड्रिजली को एक बार फिर नापसंदीदा लिबास वाले अफराद दिखाई दिए। उनके करीब से गुजरते हुए मिस्टर ड्रिजली ने शोला बार निगाहों से उन्हें घूरा। न जाने क्यों उन लोगों को बार बार देखने पर वो किसी कदर परेशान से हो गए थे। ये लोग भी आई एम सॉरी, ये लोग भी ताज्जुब और परेशानी में मुब्तला दिखाई दिए, जो आपस में सरगोशियों में बातें करने में मसरूफ थे। उनके हाथों में चंदा मांगने वाला कशकोल भी दिखाई नहीं दे रहा था।
वापस लौटते वक्त मिस्टर ड्रिजली के प्लास्टिक के थैले में एक बड़ी मीठी डबल रोटी दिखाई दे रही थी। जब मिस्टर ड्रिजली एक बार फिर इन लोगों के करीब पहुंचे तो इन्हें इनकी गुफ्तगू के कुछ टूटे फूटे जुमले सुनाई दिए। पोटर घराना, हाँ सही है, मैंने यही सुना है। हाँ, उनका बेटा हैरी। मिस्टर ड्रिजली के पैरों को जैसे लकवा मार गया। खौफ के मारे उनके होश उड़ गए। उन्होंने कानाफूसी करने वालों की तरफ इस तरह देखा जैसे वो उनसे कुछ दरियाफ्त करना चाहते हों, मगर फिर उन्होंने इसमें अपनी भलाई समझी कि ऐसा ना किया जाए। उन्होंने हड़बड़ाहट में सड़क के पार दौड़ लगा दी और धड़धड़ाते हुए अपने दफ्तर में दाखिल हुए। उन्होंने दफ्तर पहुंचते ही जो काम सबसे पहले किया वो ये था कि उन्होंने कड़े अल्फाज में अपनी सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि वो कुछ देर आराम करना चाहते हैं, लिहाजा उनके आराम में किसी किस्म का खलल न डाला जाए। डबल रोटी का थैला एक तरफ डालते हुए वो टेलीफोन की तरफ झपटे और रिसीवर उठाकर अपने घर का नंबर मिलाने लगे। जो ही नंबर मिलाने का काम तकमील को पहुंचा तभी इनका इरादा बदल गया और फिर उन्होंने हाथ मारकर क्रैडल दबा दिया। उन्होंने रिसीवर दोबारा नीचे रख दिया और अपनी मूंछों पर हाथ फेरने लगे। वो सोच रहे थे, नहीं नहीं, वो भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे थे। पोटर नाम के बहुत से लोग होते हैं। उन्हें यकीन था कि पोटर नाम के ऐसे भी कई लोग होंगे जिनके बेटे का नाम हैरी होगा, और अगर देखा जाए तो इन्हें यह भी दुरुस्त तौर पर मालूम नहीं था कि उनके नन्हे मुन्ने भांजे का नाम वाकई हैरी ही था। उन्होंने उसे कभी नहीं देखा था। उसका नाम हार्वे या हेरोल्ड भी तो हो सकता था। मिसेस ड्रिजली को परेशानी में मुब्तला करने से क्या हासिल होगा? अपनी बहन का नाम सुनते ही वो हमेशा बेहद परेशान हो जाया करती थी, और इसमें मिसेस ड्रिजली की भी क्या गलती थी कि अगर उनकी बहन उसकी तरह होती। लेकिन फिर भी चोगा पहने लोग इस दोपहर खुदाई के काम पर तवज्जो मबजूल किए रखने में उन्हें खासी दुश्वारी का सामना हुआ। जब वो 5 बजे दफ्तर के काम निपटा कर इमारत से बाहर निकले तो फिक्रमंदी में ऐसे डूबे थे कि गेट से निकलते हुए एक शख्स से टकरा गए। माफ कीजिए, मिस्टर ड्रिजली हड़बड़ाहट के आलम में बोले, क्योंकि उनके भारी भरकम जिस्म से टकराने के बाद एक ठिगना और बदसूरत आदमी करीबन जमीन बोस हो चुका था। कुछ सेकंड के बाद मिस्टर ड्रिजली की तवज्जो इस तरफ मबजूल हुई कि उस ठिगने शख्स ने भी अर्गवानी रंग का चोगा पहन रखा था। टकराने और जमीन पर करीबन गिर जाने के बावजूद भी उस ठिगने शख्स के चेहरे पर नाराजगी या किसी किस्म की परेशानी का कोई तासुर दिखाई नहीं दे रहा था। खिलाफे मामूल उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान तैर रही थी। उसने उठने की कोशिश की। कोई बात नहीं, आज मुझे कोई भी चीज परेशान नहीं कर सकती। खुशियां मनाओ, क्योंकि तुम जानते हो कौन आखिरकार अब दफा हो गया है। आज का दिन इतनी खुशी का दिन है कि तुम जैसे मागल को भी जश्न मनाना चाहिए। उसने अपनी चिंचनाती सी कांपती हुई आवाज में कहा, और उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि आसपास के लोग उसे घूरने लगे। उस बदसूरत ठिगने शख्स ने उठकर मिस्टर ड्रिजली की कमर में हाथ डालकर उन्हें गले लगाया और वहां से चल दिया। मिस्टर ड्रिजली हक्का बक्का किसी दरख्त के मानद वहीं खड़े के खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके पांव जमीन से चिपक गए हों। एक अजनबी शख्स ने ना सिर्फ उन्हें गले लगाया था बल्कि वो इन्हें मागल भी कह गया था। इस लफ्ज का चाहे जो भी मतलब होता है, मगर उनकी दिमाग की चूलें तक हिल गई थीं। वो लड़खड़ाते हुए कदमों से अपनी कार की तरफ लपके और घर की तरफ चल दिए। उन्हें कभी उम्मीद थी कि ये सब बातें महज कियासियात के अलावा और कुछ नहीं है। ये सच था कि उस किस्म की उम्मीद उन्होंने आज से पहले कभी नहीं बांधी थी, क्योंकि वो तखय्युल की उड़ान को सिरे से पसंद ही नहीं करते थे। जब वो अपने घर की पोर्च में अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने जो पहली चीज देखी उसे देखकर उनका दिमाग और खराब हो गया। जिस बुरी बिल्ली को उन्होंने सुबह देखा था और अब इनके बागीचे की मुंडेर पर बैठी हुई थी, उन्हें कामिल यकीन था कि ये वही बिल्ली थी, क्योंकि इसकी आंखों के चारों तरफ भी उसी तरह के निशान थे। शिश, मिस्टर ड्रिजली ने गुर्राती हुई आवाज में हुंकारा उभरा। बिल्ली टस से मस ना हुई। उसके बजाय उसने मिस्टर ड्रिजली की तरफ घूर के देखा। मिस्टर ड्रिजली हैरान रह गए। क्या ये आम बिल्लियों का जैसा अंदाज था? अपने आप को संभालते हुए वो दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़े और घर में दाखिल हो गए। वो पुख्ता अज़म किए हुए थे कि वो पोटर घराने के बारे में सुनी हुई चहमगोइयों का अपनी बीवी से किसी किस्म का जिक्र नहीं करेंगे। मिसेस ड्रिजली का दिन बेहद उम्दा और खुशगवार गुजरा था। उन्होंने रात के खाने पर अपने शोहर को बताया कि पड़ोसन के अपनी सगी बेटी के साथ क्या तनाज़ात चल रहे हैं। इसके अलावा डडली ने एक नया जुमला सीख लिया है, नहीं करूंगा। मिस्टर ड्रिजली ने खुद पर काबू रखते हुए इत्मीनान बख्श अंदाज इख्तियार करने की कोशिश की। जब डडली को सुला दिया गया तो वो मुतमईन अंदाज में ड्राइंग रूम की तरफ बढ़े ताकि वो टेलीविजन पर रात का खबरनामा सुन सकें। उन्होंने टीवी चलाया तो खबरनामा जारी था। मिस्टर ड्रिजली इत्मीनान से बैठकर खबरें सुनने लगे।
और आखिर में हर जगह के लोग बता रहे हैं कि इस मुल्क के उल्लुओं की हरकतें आज बहुत अजीब थीं। हालांकि उल्लू आमतौर पर रात को ही शिकार करते हैं और दिन की रोशनी में शायद ही कभी दिखाई देते हैं, लेकिन आज सूरज निकलने के बाद से सैकड़ों उल्लू हर सिमत में उड़ते दिखाई दिए। माहिरीन अभी तक इस बात का सुराग नहीं लगा पाए कि उल्लुओं ने अचानक अपनी नींद के औकात क्यों कर बदल डाले हैं। खबरें पढ़ने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है। और अब मौसम के बारे में आगाही के लिए जिम मैकगोफन, क्या आज रात को भी उल्लुओं की बारिश होने की तवक्को की जा सकती है? हेलो टेड, माहिर मौसमियात ने कहा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज सिर्फ उल्लुओं की हरकत ही अजीब नहीं रही। कैंट, यॉर्कशायर और दुनदोई के इलाकों में मुख्तलिफ अफराद ने मुझे टेलीफोन पर आगाह किया कि मैंने कल जिस बारिश की पेशगोई की थी उसके बजाय आज आसमान से नुकीले और तेज नगार अंगारों की मूसलाधार बारिश होती रही है। उनका कहना था कि जैसे आसमान पर मौजूद सितारे फुलझड़ियों की तरह टूटकर जमीन पर गिर रहे हों। शायद लोग अलाव वाली भड़कीली रात का जश्न कुछ जल्दी ही मना रहे हैं। ये अगले हफ्ते मुनक्किद होना है दोस्तों, लेकिन आज रात को यकीनी तौर पर पानी ही बरसेगा। मिस्टर डीजी बर्फ की मानित अपनी कुर्सी पर जमे के जमे रह गए। पूरे बर्तानिया में अंगारों की बारिश, दिन की रोशनी में उल्लुओं की परवास, हर जगह चौकों में घूमते हुए पुरस्रार लोग और पोर्टर घराने के बारे में सरगोशियां। उसी लम्हे मिसिस ड्रिजली चाय के 2 कप उठाए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई। अब बताए बिना कोई चारा नहीं था, उन्हें अपनी बीवी को कुछ बताना ही पड़ेगा। उन्होंने घबराते हुए खनकार कर अपना गला साफ किया। ओह पतूनिया डियर, हाल में तुम्हारी बहन की कोई खबर मिली है क्या? वो बामुश्किल बोल पाए। बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे इन्हें तवक्को थी। मिसेस ड्रिजली को न सिर्फ हैरत का झटका लगा था, बल्कि उनके चेहरे पर नागवारी का गुस्सा झलकने लगा था। आमतौर पर वो लोग जानते थे कि मिसेस ड्रिजली की कोई बहन नहीं थी। आमतौर पर लोग जानते थे कि मिसेस ड्रिजली की कोई बहन नहीं है। नहीं, मिसेस ड्रिजली तीखी आवाज में गुर्राई। क्यों? खबरनामे में अजीब किस्म की खबरें सुनाई जा रही हैं, मिस्टर ड्रिजली ने धीमी आवाज में कहा। उल्लुओं की दिन में प्रवास, अंगारों की बारिश और शहर में आज बहुत से अजीब लिबादों में मलबूस पुरस्रार किस्म के लोग घूम रहे थे। तो मिसेस ड्रिजली ने टिमटिमाते हुए सवाल किया। तो मैंने सोचा शायद कहीं हो ना हो उनका ताल्लुक उन लोगों से, उनकी तरह के लोगों से तो नहीं है। मिस्टर ड्रिजली ने हकलाते हुए कहा। उनके चेहरे पर पसीना नमूदार हो गया था। मिसेस ड्रिजली होंठ सिकोड़ कर अपनी चाय की चुस्कियां लेती रहीं। मिस्टर ड्रिजली को ख्याल आया कि क्या उनमें अपनी बीवी को यह बताने की हिम्मत थी कि उन्होंने पोर्टर का नाम सुना है। बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचे कि उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। उसके बजाय वो जितने पुरस्कून अंदाज में कह सकते थे उन्होंने कहा, उनका बेटा, उसकी उम्र भी अपने डडली जितनी ही होगी, है ना? मेरे ख्याल से इतनी ही होनी चाहिए, मिस्टर ड्रिजली ने कड़कदार लहजे में कहा। वो वैसे उसका नाम क्या है? हेरोल्ड, है ना? मिस्टर ड्रिजली ने हिचकिचाते हुए कहा। हैरी, मेरे ख्याल में ये बहुत ही घटिया और सड़क चाप किस्म का नाम है। और नहीं तो क्या, मिस्टर ड्रिजली जल्दी से बोले। उनका दिल बुरी तरह डूबता जा रहा था। मेरा भी यही ख्याल है। जब वो लोग सोने के लिए बलाई मंजिल पर चले गए तो इसके बाद मिस्टर ड्रिजली इस मौजू पर एक लफ्ज भी नहीं बोल पाए। जब मिसेस ड्रिजली बाथरूम में गई तो मिस्टर ड्रिजली चुपके से उठे और बेडरूम की खिड़की के पास पहुंचे। उन्होंने खिड़की में झांककर सामने वाले बागीचे पर निगाह डाली तो उनका दिल धक से रह गया। पुरस्कार बिल्ली अब भी वहीं मौजूद थी। वो प्राइवेट स्ट्रीट के मोड़ पर नजरें गाड़े हुए दिखाई दी। मिस्टर ड्रिजली को यूं लगा जैसे उसे किसी की आमद का इंतजार हो। क्या ये उनके दिमाग का वहम था या फिर उस सब का पोर्टर घराने से कोई ताल्लुक जुड़ा हुआ था? अगर ऐसा हो और अगर किसी को ये पता चल जाए कि उनकी रिश्तेदारी ऐसे लोगों से है तो बहरकैफ ये तो तय था कि वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मिस्टर और मिसेस ड्रिजली बिस्तर पर लेट गए। मिसेस ड्रिजली तो फौरन ही नींद की आगोश में उतर गईं और उनके हलक से सीटी किसी आवाज के धीमे धीमे खराटे बरामद होने लगे। लेकिन मिस्टर ड्रिजली देर तक जागते रहे और दिल ही दिल में दिन भर के वाकयात पर गौर करते रहे। सोने से पहले उनके जहन में डारस बंधाने वाला आखिरी ख्याल यही था कि अगर पोर्टर घराने का उन अजीब वाकयात से कोई ताल्लुक हो भी तो डरने वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि वो इसके और मिसेस ड्रिजली के पास भला क्यों कर आएंगे। मिस्टर और मिसेस पोर्टर बहुत अच्छी तरह से जानते थे इनके और इन जैसे लोगों के बारे में, वो तूनिया और वो कैसे ख्यालात रखते थे। मिस्टर ड्रिजली को समझ नहीं आ रहा था कि वो और पतूनिया किसी ऐसी चीज में किस तरह उलझ सकते थे जो इस वक्त हो रही होगी। उन्होंने गहरी जमाई ली और करवट बदल ली। उसका उन पर कोई असर नहीं हो सकता था। उनका अंदाजा कितना गलत था। मिस्टर ड्रिजली बड़े ही कच्ची नींद में सो गए थे, मगर बाहर मुंडेर पर बैठी बिल्ली की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो अब भी किसी पुतले की तरह साकित बैठी हुई थी और पलकें झपकाए बगैर प्राइवेट स्ट्रीट के दूर वाले मोड़ पर नजरें गाड़े हुए थी। जब बगल वाली सड़क पर एक कार का दरवाजा धड़ाक किसी आवाज के साथ बंद हुआ तो भी वो बिल्ली नहीं हिली।
ना ही तब जब दो उल्लू उसके सर के ऊपर से उड़ते हुए एक तरफ चले गए। आधी रात बीत जाने के बाद ही वो बिल्ली अपनी जगह से मुतहरिक हुई थी। दरअसल बिल्ली जिस मोड़ पर नजरें गाड़े खड़ी थी वहां एक आदमी जाहिर हुआ था। वो इतना अचानक और चुपके से वहां आया था कि देखने वालों को यही लगता जैसे वो जमीन के अंदर से बाहर निकला हो या फिर हवा के झोंकों के साथ वहां नमूदार हो गया हो। बिल्ली की दुम फड़कने लगी और उसकी आंखें अजीब से अंदाज में सिकुड़ गईं। इस तरह का आदमी प्राइवेट स्ट्रीट में पहले कभी नहीं दिखाई दिया था। वो लंबा, दुबला और बेहद ज़यीफ़ुल उम्र था। इसकी उम्र का अंदाज़ा उसके दराज़ बालों और दाढ़ी की सफ़ेदी से लगाया जा सकता था, जो दोनों ही इतने लंबे थे कि इन्हें अपनी बेल्ट के नीचे ठूंसा जा सकता था। वो एक लंबी चादर ओढ़े हुए था, उसका अर्गवानी चोगा ज़मीन पर घिसट रहा था और उसने ऊंची एड़ी के बक्कल वाले जूते पहन रखे थे। आधे चांद की मानित दिखाई देने वाली शीशों की नफीस और शफाफ ऐनक उसके चेहरे पर लगी हुई थी, जिसके पीछे उसकी नीली आंखें बिल्कुल साफ और बेहद चमकदार दिखाई दे रही थीं। उसकी नाक बहुत लंबी और खमदार थी, जैसे उसे कम से कम 2 बार तोड़कर जोड़ा गया हो। उस आदमी का नाम था एल्बस डम्बलडोर। एल्बस डम्बलडोर को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि वो अभी-अभी एक ऐसी सड़क पर आ गए थे जहां उनके नाम से लेकर उनके जूतों तक पसंद नहीं किया जाता था। वो अपने चोगे में हाथ डालकर टटोल रहे थे जैसे कुछ ढूंढ रहे हों, लेकिन इस बात का एहसास हो गया था कि इन्हें कोई देख रहा है। फिर उन्होंने अचानक बिल्ली की तरफ देख लिया जो सड़क के दूसरे किनारे से अब भी इन्हें बुरी तरह घूर रही थी। न जाने क्यों बिल्ली को देखकर इन्हें खुशी हुई। वो धीमे से अंदाज में मुस्कुराए और सरगोशी नुमा लहजे में बड़बड़ाए, मुझे मालूम होना चाहिए था। वो जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे वो इन्हें अंदर वाली जेब में मिल गई थी। ये चांदी के सिगरेट लाइटर की तरह दिखाई दे रही थी। उन्होंने इसे खोला और हवा में लहराते हुए दबाया। हल्की सी क्लिक की आवाज़ गूंजी। सड़क के मोड़ पर पहली रोशनी करने वाला लैंप का बल्ब एक हल्के से झुमाके से बुझ गया। उन्होंने एक बार फिर इसे क्लिक किया और फिर इससे अगले लैंप का बल्ब भी तारीक हो गया। उन्होंने बल्ब बुझाने वाले इस आले को 12 मरतबा क्लिक किया और पूरी सड़क गहरी तारीकी में डूब गई। अलबत्ता दूसरे किनारे पर 2 बल्ब अभी भी जल रहे थे, मगर इनकी रोशनी पूरी सड़क के लिए नाकाफी थी। तारीकी में अल्बस डंबल डोर किसी हयोले की मानत दिखाई दे रहे थे। इस गहरी तारीकी में 2 नन्ही-नन्ही रोशनियां जलती हुई दिखाई दी, जो इस भूरी बिल्ली की आंखें थीं। वो बदस्तूर इनकी तरफ देखे जा रही थी। अगर कोई इस वक्त खिड़की से बाहर झांकता, चाहे चमकदार आंखों वाली मिसेज ब्रिजली ही क्यों न होती, तो भी वो ये नहीं देख सकती थी कि नीचे फुटपाथ पर क्या हो रहा था। डंबलडोर ने बत्ती बुझाने वाले आले को वापस अपने चोगे में डाल लिया और सड़क पर मकान नंबर 4 की तरफ बढ़ गए, जहां वो बिल्ली के पहलू में ही फुटपाथ पर बैठ गए। उन्होंने इसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन एक पल के बाद उन्होंने बिल्ली को मुखातिब किया, प्रोफेसर मैकगोनागल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो बिल्ली की तरफ देखकर धीमा सा मुस्कुराए, लेकिन बुरी बिल्ली गायब हो चुकी थी। बिल्ली की बजाय वो एक गंभीर सी दिखाई देने वाली सूरत की मालिक खातून की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जो इसी तर्ज का चकोर चश्मा पहने हुए थी, जिस तरह के निशान बिल्ली की आंखों के चारों तरफ दिखाई देते थे। वो भी एक चोगा पहने हुए थी, जो गहरे सब्ज रंग का था। उसके बाल जूड़े में कस कर बंधे हुए थे। साफ नजर आ रहा था कि वो खासी परेशान थी। आपको इस तारीकी में कैसे अंदाजा हुआ कि वो बिल्ली मैं ही थी? उसने पूछा। डियर प्रोफेसर, मैंने आज तक किसी बिल्ली को इतना तन कर बैठे हुए नहीं देखा। अगर अगर आपको दिन भर ईंट की मुंडेर पर बैठने का इत्तेफाक होता तो यकीनन आप भी ऐसे ही तन कर बैठते, प्रोफेसर मैकगोनागल ने मुंह बनाकर कहा। दिन भर? जबकि आप भी जश्न मना सकती थीं। यहाँ आते वक्त मैं रास्ते भर दर्जन भर दावतों और ज़ियाफ़तों के पास से होता हुआ आ रहा हूँ। प्रोफेसर मैकगोनागल गुस्से से गिराईं। अरे हाँ हाँ, सबके सब जश्न मना रहे हैं, उन्होंने बेचैन होकर कहा। वैसे अक्लमंदी इसी में होती, सब थोड़ा मुहतात रहते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हद हो गई है। यहाँ तक कि मागल भी जान चुके हैं कि कोई अजीब वाकया रोनुमा हुआ है। उनके खबरनामे में तरह तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं। उनका चेहरा लाशऊरी अंदाज में मिस्टर रिजवी के अंधेरे में डूबे हुए ड्राइंग रूम की खिड़की की तरफ घूमता चला गया। मैंने खबरनामे में सुना था, उल्लुओं के दिन के वक्त उड़ान, शहाब साकिब की बारिश, तौबा! ये लोग मुकम्मल तौर पर अहमक नहीं हैं कि ऐसी गैर मुतवक्का चीज़ों का जायजा नहीं ले पाते। उन्हें मालूम होना ही था। कैंट में शहाब साकिब की बारिश, मैं पूरे वसूख से कह सकती हूँ कि ये डेड लुइस डिगल का ही काम होगा। उसके कूड़ दिमाग में तो रत्ती बराबर अकल नहीं है। आप इन्हें क्यों कर इल्ज़ाम दे रही हैं? डंबलडोर ने नरमी से कहा। 11 साल से हमारे पास जश्न मनाने की कोई वजह ही नहीं बाकी बची थी। मैं ये सब जानती हूँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने चिढ़ते हुए कहा। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम लोग बेवकूफ़ी पर ही उतर आए। लोग सरासर लापरवाही बरतने लगे।
انہوں نے ماگلوں جیسے کپڑے تک نہیں پہنے ہیں، چوکے پہن کے بری دوپہر میں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور احمقانہ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ڈمبلڈور پر تیکھی ترچھی نگاہ ڈالی۔ ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ امید کیے ہوئے تھے کہ ڈمبلڈور اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، مگر ڈمبلڈور نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ یہ کتنا شاندار ہوگا جس دن تم جانتے ہو کون آخر کار غائب ہو گیا۔ ٹھیک اسی دن ماگلوں کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ سچ مچ جا چکا ہے نا ڈمبلڈور؟ حالات و واقعات سے کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، ڈمبلڈور نے دھیمے انداز میں کہا۔ ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے اوپر والے کا احسان ماننا چاہیے۔ کیا آپ لیموں کا شربت لینا پسند کریں گی؟ کیا چیز؟ پروفیسر میکگوناگل چونک کر بولی۔ لیموں کا شربت یعنی اسکنجبین، ایک طرح کا ماگلوں کا مشروب جو مجھے بے حد پسند ہے۔ نہیں شکریہ، پروفیسر میکگوناگل نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید یہ کہنا چاہتی تھی کہ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے لیموں کے شربت کا۔ پھر وہ سر جھٹک کے بولی، اگر تم جانتے ہو کون چلا بھی گیا ہو ڈیئر پروفیسر۔ ڈمبلڈور نے بیچ میں سے بات اچک لی۔ کم از کم آپ جیسی سمجھدار خاتون کو تو اس کا نام لینا چاہیے۔ یہ تم جانتے ہو کون کی گردان چھوڑیے۔ میں 11 سال سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اسے اس کے اصلی نام سے پکارا کریں، وولڈیمورٹ۔ نام سنتے ہی پروفیسر میکگوناگل 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں، جیسے وہ کوئی نام نہ ہو، کوئی کوڑا ہو۔ ڈمبلڈور کی اس حرکت سے بے پرواہ ہو کر اپنے چوگے میں لیموں کے شربت کے ٹن نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ شاید اسی لیے وہ پروفیسر میکگوناگل کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے۔ انہوں نے اپنی بات آگے بڑھائی۔ اگر ہم یہ کہتے رہیں گے تم جانتے ہو کون، تم جانتے ہو کون، تو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وولڈیمورٹ کا نام لینے میں ڈرنے کی کوئی وجہ موجود ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نہیں ڈرتے، پروفیسر میکگوناگل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ان کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ کسی قدر ڈمبلڈور کی تعریف اور کسی قدر اپنی الجھن کا اظہار کر رہی تھیں۔ آپ کی بات بالکل الگ ہے، سب جانتے ہیں آپ ہی وہ اکیلے فرد ہیں جس سے تم جانتے ہو کون۔ اوہ اچھا، وولڈیمورٹ ڈرتا تھا۔ آپ ضرورت سے زیادہ میری تعریف کر رہی ہیں پروفیسر۔ وولڈیمورٹ کے پاس تو ایسی کئی قوتیں موجود ہیں جو مجھ میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، ڈمبلڈور نے اطمینان سے کہا۔ اسی لیے تو آپ باکمال اور عظیم کردار کے مالک سمجھے جاتے ہیں کہ آپ ان قوتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا سہارا لینا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ ایسا آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پروفیسر میکگوناگل نے ستائشی لہجے میں کہا، یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ میں تب سے اتنا کبھی نہیں شرمایا جب میڈم پومفری نے میرے نئے مفلر کی تعریف کی تھی۔ پروفیسر میکگوناگل نے گھور کر ان کی طرف دیکھا۔ الوؤں کی بات چھوڑیے، اس سے بھی کہیں سرد رفتار افواہیں چاروں طرف گردش کر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیوں غائب ہو گیا؟ آخر کار کس چیز نے اسے روک لیا؟ ایسا لگتا تھا جیسے پروفیسر میکگوناگل اس معاملے پر پہنچ گئی تھی جس پر گفتگو کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ بے چین تھی، وہ اصلی سبب جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی پتھریلی منڈیر پر دن بھر بیٹھ کر انتظار کرتی رہی تھیں، کیونکہ نہ تو بلی کے روپ میں اور نہ ہی انسانی روپ میں انہوں نے ڈمبلڈور پر پہلے اتنی باریک بین نگاہ ڈالی تھی جتنی کہ وہ اس وقت ڈال رہی تھیں۔ یہ بات صاف تھی کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، وہ اس بات پر تب تک یقین نہیں کرنے والی تھی جب تک ڈمبلڈور خود نہ کہہ دیتے کہ یہ سب سچ ہے۔ لیکن ڈمبلڈور اس وقت ایک اور لیموں کے شربت کے ٹن کو چھانٹ رہے تھے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پروفیسر میکگوناگل نے کسی قدر زور دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وولڈیمورٹ کل رات گولڈک ہالو میں پوٹر خاندان کی تلاش میں گیا تھا۔ افواہ یہ ہے کہ للی اور جیمز پوٹر وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈمبلڈور نے آہستگی سے سر جھکا دیا اور پروفیسر میکگوناگل کے منہ سے آہ نکل گئی۔ للی اور جیمز، مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں اس پر یقین نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اوہ البس، ان کی آواز میں لرزش طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں۔ ڈمبلڈور آگے بڑھے اور انہوں نے پروفیسر میکگوناگل کا کندھا آہستگی سے تھپتھپایا۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ یہی نہیں، پروفیسر میکگوناگل کی آواز تھرتھرا رہی تھی۔ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیری پوٹر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ اسے ہلاک نہیں کر پایا۔ وہ اس چھوٹے بچے کو ہلاک نہیں کر سکا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیوں یا کیسے، لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ وولڈیمورٹ ہیری پوٹر کو ہلاک نہیں کر پایا تو اس کی سب قوتیں خود بخود فنا ہو گئیں اور وہ اسی لیے غائب ہو گیا۔
डंबलडोर ने उदासी के आलम में सर इस बात में हिलाया। क्या ये वाकई सच है? प्रोफेसर मैगोनागल ने हकलाते हुए कहा। जब उसने इतना कुछ किया था, जब उसने इतने सारे लोगों को कत्ल कर डाला था, इसके बाद भी वो एक छोटे बच्चे को हलाक नहीं कर पाया। शदीद हैरत की बात है, उसे रोकने वाला कौन था? लेकिन बराह करम ये वजाहत तो कीजिए कि हैरी बच कैसे गया। इस बारे में हम सिर्फ कियासियात ही कर सकते हैं, डंबलडोर ने धीमे लहजे में कहा। शायद हम इसका सबब कभी नहीं जान पाएंगे। प्रोफेसर मैगोनागल ने जालीदार रुमाल निकाला और चश्मे के नीचे से आंखों के आंसू पोंछ डाले। डंबलडोर ने गहरी सांस अंदर खींचते हुए अपनी जेब में हाथ डाला और एक सुनहरी घड़ी बाहर निकाली। घड़ी के चमकते हुए डायल पर नजरें मरकूज करते हुए फिक्रमंदी से भुएं केड़ी। वो घड़ी बहुत मुनफरिद दिखाई देती थी, क्योंकि उसमें 12 हाथ बने हुए थे, मगर कोई हिंसा मौजूद नहीं था। सुइयों के बजाय उसके किनारे पर छोटे छोटे सियारे मदारों में घूमते हुए दिखाई दे रहे थे। बहरहाल उसे डंबलडोर को कुछ समझ आया ही होगा। उन्होंने उसे वापस अपनी जेब में डाल लिया था। हैग्रिड को देर हो गई है। वैसे मेरा अंदाजा है कि उसी ने आपको बाखबर किया होगा कि मैं यहाँ आने वाला हूँ, डंबलडोर ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ, प्रोफेसर मैगोनागल ने जवाब दिया, और जहाँ तक मेरा ख्याल है, आप मुझे ये बताना जरूरी नहीं समझेंगे कि आप कहीं और जाने की बजाय यहाँ क्यों कर आए। मैं यहाँ हैरी को उसके अंकल और आंटी के पास छोड़ने आया हूँ। अब उसके खानदान के नाम पर सिर्फ यही 2 लोग बाकी बचे हैं, डंबलडोर ने आहिस्तगी से कहा। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते, आपका इशारा इन लोगों की तरफ तो नहीं जो यहाँ रहते हैं? प्रोफेसर मैगोनागल ने तकरीबन चीखते हुए अंदाज में मकान नंबर 4 की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो जल्दी से मंदिर से नीचे कूद आई। डंबलडोर, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैंने दिन भर इन लोगों का जायजा लिया है। दुनिया में आपको ऐसे 2 अफराद नहीं मिल सकते जो हमसे इतने अलग हों, और इनका एक बेटा भी है। मैंने देखा है, वो अपनी माँ को पूरी सड़क पर लाते मारता जा रहा था और मिठाई खाने की जिद कर रहा था। हैरी पॉटर यहाँ आकर रहेगा, ये उसके लिए सबसे अच्छी जगह है, डंबलडोर ने किसी कदर सख्त लहजे में कहा। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अंकल आंटी से सब कुछ बता देंगे। मैंने उनके लिए खत लिख दिया है। खत? प्रोफेसर मैगोनागल ने मरी हुई आवाज में दोहराया और वह एक बार फिर मुंडेर पर बैठ गई। डंबलडोर, क्या आपको वाकई भरोसा है कि आप इन लोगों को एक खत के जरिए से वो सारी बात समझा देंगे? ये लोग उसे कभी नहीं समझ पाएंगे। वो बेहद मशहूर होगा, चारों तरफ उसके नाम का डंका बजेगा। मुझे मुझे इस बात पर कतई हैरत नहीं होगी कि मुस्तकबिल में आज का दिन हैरी पॉटर डे के रूप में मनाया जाए। हैरी के बारे में सैकड़ों किताबें लिखी जाएंगी। हमारी दुनिया के हर बच्चे की जुबान पर उसका नाम होगा। बिल्कुल, बजा कहा प्रोफेसर, अपनी चमकदार नीली आंखों को निस चांद की मानित फ्रेम वाले चश्मे से उठाकर मकान नंबर 4 को बगौर देखते हुए कहा। ये सब बातें किसी आम बच्चे का दिमाग खराब करने के लिए काफी साबित होंगी। वो मशहूर हो जाएगा इससे पहले कि वो बोलना और चलना सीख पाए। इसे वो सानहा भी याद नहीं होगा जिसके लिए वो मशहूर है। क्या आपको इस बात की शिद्दत का अंदाजा नहीं है? अगर वो इन सब चीजों से दूर रहकर ही बड़ा हो तो ज्यादा मुनासिब बात होगी, जब तक वो इसे झेलने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार ना हो जाए। प्रोफेसर मैगोनागल ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, फिर इरादा बदलकर अपने ख्यालात को दबा दिया। हाँ, हाँ, आप शायद दुरुस्त कह रहे हैं, मगर वो बच्चा यहाँ आएगा कैसे? प्रोफेसर मैगोनागल की चुभती हुई निगाहें डंबलडोर के चौगे पर पड़ी, जैसे बच्चा इनके चौगे में कहीं छुपा हुआ हो। हैग्रिड उसे ला रहा है, डंबलडोर ने मुख्तसरन कहा। क्या? प्रोफेसर मैगोनागल चौंक पड़ी। क्या आपको ये ठीक लगता है कि इतने अहम और गैर मामूली काम के लिए हैग्रिड पर एतमाद किया जा सकता है? मुझे हैग्रिड पर अपनी जान से ज्यादा भरोसा है, डंबलडोर पुरएतमाद लहजे में बोले। मैं ये नहीं कहती कि वो दिल का बुरा है, प्रोफेसर मैगोनागल ने खुद पर काबू रखते हुए कहा। लेकिन आपको ये तो तस्लीम करना ही पड़ेगा कि वो थोड़ा सा लापरवाह और लाउबाली फितरत का मालिक है। उसकी ये आदत है कि ये कैसी आवाज सुनाई दे रही है? एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज ने उनके चारों तरफ फैले कुवत को तोड़ दिया था। आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। उन्होंने सड़क पर ऊपर से नीचे की तरफ आती हेडलाइट्स की रोशनी को तलाश किया, और जब आवाज बहुत ज्यादा तेज हो गई तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। ऊपर आसमान में एक भारी भरकम मोटरसाइकिल हवा में तैरती हुई नीचे की तरफ आ रही थी। देखते ही देखते मोटरसाइकिल सड़क पर हवाई जहाज की तरह उतर गई और सड़क पर लींगती हुई उनके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। मोटरसाइकिल बहुत बड़ी थी, लेकिन ये उस आदमी के मुकाबले में कुछ नहीं थी जो इस पर बैठा हुआ था। वो आम आदमी की जिसामत से 2 गुना लंबा था और कम अज कम 5 गुना चौड़ा दिखाई देता था। वो एकदम जंगली वहशी लग रहा था, क्योंकि बिखरे हुए स्याह बालों और फैली हुई दाढ़ी की लंबी लटों ने ज्यादातर चेहरे को छुपा रखा था।
اس کے ہاتھ کوڑے دان کے ڈھکن جتنے بڑے تھے اور چمڑے کے جوتوں میں اس کے پاؤں ڈولفن مچھلی کے بچے کی طرح مانی دکھائی دیتے تھے۔ اس کبیل جیسا شخص کے چوڑے اور مضبوط بازو میں کمبل کی ایک چھوٹی سی پوٹلی دبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل کا گرگراتا ہوا انجن بند کیا۔ ہے گریڈ، ڈمبلڈور نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، آخرکار تم آ ہی گئے۔ تمہیں یہ موٹر سائیکل کہاں سے مل گئی؟ ادھار لی ہے جناب پروفیسر ڈمبلڈور، ہیگرڈ نے محتاط انداز میں موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے کہا۔ سیریس بلیک نے یہ مجھے ادھار دی ہے، میں اسے لے آیا ہوں جناب۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں جناب، گھر تو پوری طرح تباہ ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ ماغل چاروں طرف جمع ہو جاتے میں اسے صحیح سلامت باہر نکال لایا۔ جب میں برسٹل کے اوپر اڑ رہا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی، ہیگرڈ نے مسکرا کر مؤدب انداز میں بتایا۔ ڈمبلڈور اور پروفیسر میکگوناگل دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے کمبل کے اوپر سے جھانکا۔ اندر ایک چھوٹا بچہ تھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سیاہ گھنے بالوں کے گچھے کے نیچے ایک عجیب سا زخم کا نشان دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہاں پر برف گری ہو۔ کیا یہیں پر؟ پروفیسر میکگوناگل نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں، ڈمبلڈور نے کہا، اس کے ماتھے پر یہ نشان زندگی بھر رہے گا۔ کیا آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ڈمبلڈور؟ اگر میں کر بھی سکتا تو بھی نہیں کرتا۔ زخم کے نشان کئی بار بہت کام آتے ہیں۔ میرے اپنے بائیں گھٹنے کے اوپر ایک ایسا ہی نشان ہے جو لندن کے زمین دوز افراد کی بہترین علامت سمجھی جاتی ہے۔ خیر، اسے مجھے دے دو ہیگرڈ، اچھا رہے گا ہم اس کام کو جلدی سے نپٹا لیں۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو اپنی باہوں میں لیا اور ڈریزلی کے گھر کی طرف گھوم گئے۔ کیا میں اسے الوداع کہہ سکتا ہوں جناب پروفیسر ڈمبلڈور؟ ہیگرڈ نے پوچھا۔ اس نے اپنا بڑا ہیکل بالوں سے بھرپور سر ہیری پر جھکایا اور اپنے لٹکتے بالوں کو چھوتے ہوئے اسے بہت ہلکے سے چوم لیا۔ پھر اچانک ہیگرڈ کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی گھائل کتا روتا ہے۔ شش! پروفیسر میکگوناگل دبی ہوئی آواز میں بولی، ماگل جاگ جائیں گے، معاف کیجیے، ہیگرڈ نے سسکتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اس نے ایک بڑا سا دھبے دار رومال نکالا اور اس میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ لیکن میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا، للی اور جیمز مر گئے اور بیچارے چھوٹے سے ہیری کو ماگلوں کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ہاں، بہت دکھ کی بات ہے، مگر اپنے آپ کو سنبھالو ہیگرڈ، ورنہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، پروفیسر میکگوناگل نے کرخت لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ جب ڈمبلڈور باغیچے کی نچلی باڑ کو پھلانگ کر سامنے والے دروازے پر جا پہنچے تو پروفیسر میکگوناگل ہیگرڈ کے بازو کو ڈرتے ڈرتے تھپتھپا رہی تھی۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو دروازے کی سیڑھیوں پر دھیرے سے لٹا دیا، اپنے چوگے سے ایک خط نکالا اور اسے ہیری کے کمبل کے اندر احتیاط سے ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ ان دونوں کے پاس سے واپس لوٹ آئے۔ پورے 1 منٹ تک وہ تینوں کھڑے رہے اور اس چھوٹی سی پوٹلی کو تعصب بھری نظروں سے تکتے رہے۔ ہیگرڈ کے کندھے ہل رہے تھے، پروفیسر میکگوناگل کی پلکیں سرد کے ساتھ جھپکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پروفیسر ڈمبلڈور کی آنکھوں میں عام طور پر دکھائی دینے والی چمک اس وقت بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اب، ڈمبلڈور نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، اب یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم یہاں سے چل دیں اور جشن میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، ہیگرڈ نے دبی ہوئی آواز میں کہا، میں یہ موٹر سائیکل سیریس بیگ کو لوٹا دیتا ہوں۔ شب بخیر پروفیسر میکگوناگل، جناب پروفیسر ڈمبلڈور۔ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی جیکٹ کی آستین سے پوंچھتے ہوئے ہیگرڈ موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور پاؤں مار کے اس کے انجن میں جان ڈال دی۔ پھر تیز گرج کے ساتھ موٹر سائیکل ہوا میں اٹھی اور فضا میں اڑتی ہوئی رات کے اندھیرے میں کہیں گم ہو گئی۔ پروفیسر میکگوناگل، مجھے پوری امید ہے کہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی، ڈمبلڈور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر میکگوناگل نے جواب میں اپنی ناک سکیڑ دی۔ ڈمبلڈور گھومے اور سڑک پر چل دیے۔ سڑک کے موڑ پر جا کر وہ رک گئے۔ انہوں نے اپنی جیب سے چاندی کا سگریٹ لائٹر نما آلہ نکال لیا، جس کی مدد سے انہوں نے پوری سڑک کے بلب گل کر دیے۔ انہوں نے اسے ایک بار پھر دبایا اور کلک کی آواز کے ساتھ ہی روشنی کے 12 گولے سڑک کے لیمپوں کی طرف لپکے اور پرائیویٹ اسٹریٹ اچانک نارنجی روشنی میں نہا گئی۔ ڈمبلڈور دیکھ سکتے تھے کہ سڑک کے دوسرے سرے پر ایک بھوری بلی ایک طرف چلی جا رہی تھی۔ انہیں نمبر 4 کی سیڑھی پر رکھی ہوئی کمبل کی پوٹلی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیشہ خوش رہنا ہیری، انہوں نے دھیمے انداز میں کہا اور پھر وہ پلٹے اور چوگے کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ہوا پرائیویٹ اسٹریٹ کی صاف ستھری جھاڑیوں کو ہلا رہی تھی۔ سیاہ آسمان کے نیچے سب کچھ پرسکون اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ یہ وہ آخری جگہ تھی جہاں آپ تعجب انگیز واقعات کے رونما ہونے کی توقع کر سکتے تھے۔ ہیری پوٹر نے سوتے سوتے اپنے کمبل کے اندر ہی کروٹ بدلی۔ اس کے ننھے سے ہاتھ نے پاس رکھے خط کو پکڑ لیا اور وہ سوتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خاص تھا، یہ بھی نہیں کہ وہ مشہور تھا،
ये भी नहीं कि वो कुछ घंटों के बाद मिसेज बिजली की चीख सुनकर बेदार होगा, जब वो दूध की खाली बोतल बाहर रखने के लिए सामने वाला दरवाजा खोलेंगी। वो ये भी नहीं जानता था कि अगले कुछ हफ्तों तक उसका खालाजाद भाई डडली उसे नोचे खसोटेगा और हर तरह से अजियत पहुंचाएगा। और वो ये तो जान ही नहीं सकता था कि इस वक्त पूरे मुल्क में छुप छुपा कर मिलने वाले खास लोग अपने अपने मशरूब के गिलास उठाकर दबी आवाज में कह रहे थे, हैरी पॉटर के नाम, वो लड़का जो जिंदा बच गया।